नमस्कार। दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और बुलेटिन की शुरुआत हम आज की सबसे अहम खबर से कर रहे हैं जो कि पड़ोसी मुल्क से आ रही है। दरअसल नेपाल से जुड़ी यह खबर है जहां कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक चल रही है। केपी ओली पर इस्तीफे का लगातार दबाव है और उनकी ही पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ओली के इस्तीफे की मांग हो रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के 45 से 30 सदस्य ओली का इस्तीफा चाहते हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक और अध्यक्ष प्रचंड ने अपने करीबी मंत्रियों को आदेश दिया है कि अगर आपात बैठक किसी असंवैधानिक फैसले पर हो तो बैठक बीच में ही छोड़ दें। इससे पहले पीएम ओली ने नेपाल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। वहीं नेपाल के पीएम के आज देश को संबोधित करने की खबरें हैं। तो आज नेपाल की ये सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि अब राष्ट्रपति पर भरोसा करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को अपनी बात को लेकर। उन्हें लग रहा है कि अब वो आखिरी सहारा हैं जिन तक वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। केपी ओली की गद्दी अब खतरे में नजर आ रही है। हमारे साथ नीरज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी ये जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त नेपाल से सामने आ रहा है उसकी अभी इस वक्त की तस्वीर क्या है? देखिए, इस वक्त की तस्वीर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के निवास स्थल पे 2 बैठक चल रही है। एक तो पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और स्टैंडिंग कमेटी के तमाम बड़े सदस्य और ज्यादातर सदस्य चाहते हैं कि केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे। दूसरी बैठक चल रही है, एक आपात कैबिनेट की बैठक चल रही है जो केपी शर्मा ओली ने बैठक बुलाई है और ये बैठक भी प्रधानमंत्री निवास स्थल पे ही चल रही है। तो 2 बैठक एक वक्त में चल रही है और इससे पहले राष्ट्रपति, नेपाल की राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ओली ने मुलाकात की। ये बताया नहीं गया कि किस मसले पर, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि जो मौजूदा बजट सत्र था उसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया गया है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी ओली इस्तीफे के पक्ष में दिखाई नहीं देते, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का दबाव है और उनकी कुर्सी अभी खतरे में है और इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि आने वाले दिनों में वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, चाहे इस्तीफा देने की बात हो या फिर उन पर हटने का दबाव बने। और सबसे बड़ी बात नीरज ये है कि उनके इस्तीफे की बात उन्हीं की पार्टी की तरफ से आ रही है जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है इस वक्त केपी ओली के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए नीरज, आपके पास हम आते रहेंगे। इधर खबर लद्दाख से आ रही है। लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चीन को निशाने पर लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में शामिल होते हुए उन्होंने कहा है कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। तो रविशंकर प्रसाद ने लद्दाख में करारा जवाब देने का दावा किया है और उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनिए। अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बालाकोट हुआ था ना, आपको याद है ना? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तो देश की सुरक्षा में इसका मतलब होता है। ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। और जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में चीन के 59 ऐप को बैन किया गया है और इस फैसले को केंद्र सरकार हाई लेवल कमेटी में सही ठहरा रही है। और एक दिन पहले इस कमेटी ने ऐप बैन किए जाने के फैसले पर एक बैठक में चर्चा की। बैठक में इन ऐप के डेटा साझा करने के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए इन पर की गई कार्रवाई को सही माना गया है। इस हाई लेवल कमेटी में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। खबर है कि बैन किए गए चीन के ऐप से जुड़ी कंपनियों को भी इस समिति के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद ही ऐप बैन करने पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। तो ये अहम खबर चीन के 59 ऐप बैन होने के बाद सामने आ रही है। दरअसल लगातार ये जानकारियां आ रही थी कि डेटा चोरी हो सकता है, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया। और अब ये जानकारी आ रही है कि बैठक में इन ऐप के डेटा साझा करने के सिस्टम पर जो सवाल उठे थे उस पर मंथन किया गया ठीक ठाक तरीके से, जिसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये जो कमेटी तैयार हुई है जिसमें 59 बैन के तमाम मुद्दों को, पहलुओं को समझा गया, चर्चा की गई, लेकिन अभी जो गुंजाइश बनी हुई है कि ये ऐप के लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं, क्या आपको लगता है उनके पक्ष को कुछ मजबूती मिल सकती है कि इन 59 ऐप में से इक्का दुक्का या कुछ ऐप्स को बैन से अलग कर दिया जाए?
देखिए, अब संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं, क्योंकि एक मौका दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, व्यापार समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर ऐसे बेतुके बयान देकर बयान नहीं कर सकते। इसके बारे में सरकार ने बिल्कुल ठोक बजाकर निर्णय लिया है। एक एक कानूनी पहलू तक देखे हैं, कैसे पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, कैसे देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है, और वो मामला एक समिति को गया है जो गृह मंत्रालय की समिति है, सर्टिन है उसमें, जो जिसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के। तो ये तमाम लोगों की जो उच्च स्तरीय समिति है, उसने भी इसको हरी झंडी दे दी है कि इस तमाम ऐप्स में गड़बड़ियां थी और सरकार ने सही फैसला लिया है। अब उनकी एक हियरिंग होगी, उनकी भी बात सुनने का मौका समिति देगी, उनके सामने हफ्ते 10 दिन में एक पेशी होगी। लेकिन अब एक चीज तो साफ है कि 59 ऐप से के बैन को वापस लेने का सवाल नहीं उठता। खुद प्रधानमंत्री जब वीवो उनके ट्विटर अकाउंट से हट गए हैं, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये 59 तो ऐप बैन हुई ही है, आने वाले समय में मुमकिन है कि और भी चीनी ऐप्स को बैन किया जाए। शुक्रिया अमिताभ जानकारी के लिए। इधर भारत चीन में बढ़ते तनाव के बीच रेलवे ने चीन की कंपनियों से एक करार रद्द किया है। रेलवे के PSU रेलटेल ने चीन की वीडियो सर्विलेंस कंपनी हिकविजन को 800 थर्मल कैमरे सप्लाई करने का ठेका दिया था, यानी कि 800 जो थर्मल कैमरे थे वो सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। 23 जून को हुए करार को भारत ने रद्द किया है इसको, और दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें चीन की कंपनी के पक्ष में थीं। गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुटा हुआ है। इससे पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाईवे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए थे, और भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियां शामिल करने पर रोक लगा दी गई थी। और इतना ही नहीं, BSNL और MTNL ने भी अपना 4G टेंडर रद्द कर दिया था। सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच चीन की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाने के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। यही नहीं, कांग्रेस ने तो चीन की कंपनियों के साथ पहले से किए गए करार भी रद्द किए जाने की मांग की है। चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है, उन पे पाबंदी लगा दी गई है। ये एक सही कदम है, लेकिन नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि अब किसी भी मामले में चाइना की कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं हमारे भारत में। मैं प्रधानमंत्री और गडकरी जी दोनों से कहूँगा कि जो एग्रीमेंट पहले हुए भी हैं उनको भी कैंसिल कीजिए। और देश भर में चीन के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच जम्मू में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर जलाकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन पर लद्दाख में LAC पर धोखा देने का आरोप लगाया और चीन के 59 ऐप बैन किए जाने का स्वागत किया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चीन के खिलाफ भी और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत में चीन के 59 ऐप बैन किए जाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने जासूसी के खतरे को इसकी वजह बताया। एक बहुआयामी तरीके से, एक मल्टी सेक्टोरल तरीके से प्रधानमंत्री जी इसको एड्रेस कर रहे हैं। उसके अंदर जो अंदेशा था कि बहुत सारी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं जो एक तरह से मास एस्पियोनाज, मास स्पाइंग करने की काबिलियत रखती हैं, उसको कटघरे में खड़ा करा है। अभी चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने के बाद के फैसले की अमेरिका ने तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि ये फैसला भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. लद्दाख में जारी LAC पर तनाव के बीच खबर है कि चीन ने रणनीतिक तौर पर अहम गलवान घाटी और पेंगोंग के आसपास 2 हेलीपोर्ट में बदलाव और विस्तार कर उसे नई तकनीक से लैस किया है, जिसका पर्दाफाश कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। गलवान घाटी में 14 जून की रात को हुई हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद की ली गई ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ नजर आया है कि चीन ने LAC पर महज 21 किलोमीटर की दूरी पर अपने पुराने हेलीपोर्ट का विस्तार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया। न्यूज़ 18 के पास इस जगह की मौजूदा और पुरानी दोनों तस्वीरें मौजूद हैं, जिनकी तुलना करने पर एजेंसियों को चीन की इस हरकत का पता चला है।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ लद्दाख जा सकते हैं। रक्षा मंत्री लद्दाख में सेना के बड़े अफसरों से मिलकर एलएसी पर हालात की जानकारी लेंगे। राजनाथ सिंह लेह के अस्पताल में भर्ती जवानों का हाल जानने भी जाएंगे। तो आपको हम एक बार फिर से बता दें, जैसा आप जानते हैं कि पहले ही लेह का दौरा करके लौटे हैं एमएम नरवणे, हमारे आर्मी चीफ, और अब जानकारी है कि रक्षा मंत्री खुद वहां पर जाएंगे इलाके का दौरा करने के लिए, हालात को जानने के लिए। और सबसे अहम ये रहेगा, जैसे हमारे आर्मी चीफ ने उन जवानों का मनोबल बढ़ाया था जो उस झड़प में घायल हुए थे, उसी तरह रक्षा मंत्री भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और एक रक्षा मंत्री होने के नाते जो जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए वो उसका कर्तव्य पूरा करेंगे और कल ये दौरा होगा। कांग्रेस ने तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे को अच्छा कदम बताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उम्मीद जताई है कि लद्दाख दौरे के बाद रक्षा मंत्री वहां के हालात के बारे में पूरी जानकारी देंगे। चीन ने क्या शर्तें रखी हैं, वो शर्तें देश को बतानी चाहिए, वो ज्यादा अहमियत रखती हैं। राजनाथ सिंह जी ले जा रहे हैं कमांडर इन चीफ के साथ, ये एक अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि राजनाथ जी जब वापस आएंगे तो देश को वहां की सही हालत बताएंगे। और चलिए अब कोरोना की खबरों का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खुल गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से ठीक हुए लोगों से आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। साथ ही सीएम केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक के फायदे गिनाते हुए समझाया कि कौन लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो प्लाज्मा बैंक को लेकर लगातार पिछले दिनों आपने कई बार दिल्ली की सरकार की तरफ से सुना था। खुद अरविंद केजरीवाल ने इसका कई बार जिक्र किया था और अब प्लाज्मा बैंक बनेगा इसका भी उन्होंने ऐलान किया था और अब आखिरकार वो प्लाज्मा बैंक बनकर तैयार हो गया है। देश का पहला ये प्लाज्मा बैंक है जिसकी खूबियों को गिनाया है और प्लाज्मा डोनेट करने की अपील लोगों से की है। प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। कोरोना के इलाज के लिए ये शायद देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। अभी तक लोगों को प्लाज्मा लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और दिल्ली में सुनने में आ रहा था कि लोग काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है दिल्ली के अंदर। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी। इसकी एलिजिबिलिटी बड़ी सख्त है। कौन लोग प्लाज्मा दे सकते हैं? सबसे पहले तो आपको कोरोना हुआ होना चाहिए, बीमारी हुई हो, आप बीमारी से ठीक हो गए हों और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो गए हों। आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। और इधर एमपी के गुना में एक पेट्रोल पंप पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे एक लड़के ने हवा में गोलियां चलाई। ये लड़का बाइक पर पीछे बैठा था और पेट्रोल भरवाने के दौरान कट्टा निकालकर लहराने लगा। इस बीच उसने वहां मौजूद कर्मचारी को धमकी दी और पैसे मांगने पर हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। इस घटना से वहां दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने में जुटी हुई है। तो पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सामने आई उस वक्त जब ये सीसीटीवी में पूरी जो घटना है वो कैद हो गई। मध्य प्रदेश के गुना की ये तस्वीरें हैं जहां पेट्रोल पंप पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे एक लड़के ने हवा में गोलियां चलाई हैं। इधर मुंबई के नाला सोपारा में दिन दहाड़े खुलेआम दो गुटों में हुई झड़प के दौरान तलवार चलाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोगों का झुंड हाथ में तलवार लिए कई लोगों पर हमला करता नजर आया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर आसपास की महिलाओं की चीख निकल गई। इस बीच एक शख्स बेहद गुस्से में एक आदमी पर तलवार से वार करते नजर आया जिससे वो आदमी सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ये पूरी घटना घर की छत पर खड़े एक शख्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड की। खुलेआम तलवार से हमले का ये वीडियो 27 जून का बताया जा रहा है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां एक नाले में पड़े शव को पुलिसकर्मियों ने बच्चों से बाहर निकलवाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिसकर्मियों के सामने कुछ बच्चे नाले में पड़े शव को बाहर निकालते दिखे। वीडियो के सामने आने के बाद एक एसआई और एक सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
वीडियो में कुछ बच्चे शव को डंडे याद की मदद से किनारे की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। बगल में वो सब इंस्पेक्टर और सिपाही खड़े हैं। निश्चित तौर पर जो पुलिस का ये आचरण था ये अच्छा नहीं था। इससे पुलिस विभाग की छवि भी प्रभावित होती है। क्योंकि बच्चे नाबालिग टाइप के हैं, उनसे इस तरह का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए था। इसलिए तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर राम नरेश और कांस्टेबल महावीर जो मौके पर मौजूद हैं, इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है। सोने की लगातार बढ़ रही कीमत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। देश में पहली बार सोने की कीमत 50,000 रुपए के पार पहुंच गई है। मुंबई में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 50,280 रुपए हो गई है, जबकि जीएसटी के साथ 10 ग्राम सोना खरीदने पर 51,780 रुपए हो चुका है, होने की उम्मीद है। साथ ही एक बात और बता दें आपको कि सोने की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस बात का नोशन जा रहा है, संदेश जा रहा है कि सोना मौजूदा वक्त में सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है और इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग सोने में निवेश कर रहे हैं और इस वजह से सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब तो सोना 50,000 ही हो गया है। सोने की लगातार बढ़ रही कीमत ने नए आयाम तय कर लिए हैं। देश में पहली बार सोने की कीमत 50,000 के रुपए के पार हो गई है। मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 50,280 रुपए हो गई है, जबकि जीएसटी के साथ 10 ग्राम सोना खरीदने पर 51,780 रुपए आपको चुकाने होंगे। तो सोने पर अब महंगाई छा गई है, लगातार तेज हो रही है। मुंबई में सोना 50,000 क्रॉस कर गया है और अब सोना 50,000 ही हो गया है। मैं इस समय झवेरी बाजार में हूं और यहां पर एक दुकान के भीतर की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो इस समय सुबह से यहाँ दुकानें खुल गई हैं, कस्टमर धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सोने ने 50,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है, कहीं न कहीं कस्टमर्स के लिए चिंता का विषय है। लेकिन उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि आखिर अचानक इतनी तेजी सोने में दिखाई पड़ रही है, उसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कुमार जैन हैं। हाँ बिल्कुल, आज सोना 50,000 पार कर चुका है। एक बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड जो रेट आया है और ग्रेजुअली बढ़ा है। सोना जो लॉकडाउन के पहले की बात करें तो सोना कुछ डॉलर में इंटरनेशनल मार्केट के रेट में देखे तो 1730-35 के आसपास जो सोना था वो बढ़ के 1820 तक चला गया था और आज थोड़ा कम हुआ है डेफिनेटली। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक लंबी तेजी जो है आई है। आज की तारीख में अगर एक परिवार से कोई 7-8 लोग बीमार हो जावे तो आज 5-5, 10-10 लाख रुपए इसके चार्जेस है। तो 40-50 लाख रुपए लाने के लिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है सोना। तो सोने की वजह से लोगों ने सेफ हेवन को समझते हुए अपने पैसे, अपनी सेविंग, अपनी बचत जो है सब सोने में कन्वर्ट की है। कुमार जैन कह रहे हैं कि सोने में जो तेजी है वो स्थायी है और आने वाले समय में ये सोने की तेजी और भी ज्यादा रहेगी। यानी आने वाले समय में देश के लोगों को सोना खरीदने के लिए और पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इस बीच खबर यह है कि प्रियंका गांधी दिल्ली का बंगला खाली करेंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जिस तरह उन्होंने एसपीजी हटाए जाने के फैसले को माना था, उसी तरह बंगला खाली करने के आदेश को भी वो मानेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनका लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला खाली करने के लिए आवास और शहरी मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक प्रियंका गांधी ने एसपीजी सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा कर दी गई है।